देखिए क्या जाने हम लोग पहले कि डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड सिद्धांत के दोष कल बताए थे आप लोग को। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत है ना, इसमें रदरफोर्ड का दोष क्या क्या है, तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, P+N नाभिक में होते हैं, और नाभिक धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड का पहला दोष था कि जब रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत अस्थाई है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं वह कितने समय तक, 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हाँ। ये जो है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत का पहला दोष था कि मतलब इतने समय तक चक्कर लगाएंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाएगा, कूद जाएगा, जिससे परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। परमाणु का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। दूसरा दोष था कि आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत में ये नहीं बतलाया गया कि ये नाभिक हो गया, ये कक्ष हो गए, तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये अगर तीसरा कक्ष हो तो तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये रदरफोर्ड नहीं बताया। तो इनका दूसरा दोष हो गया। जैसे आगे जब आपको बताया जाएगा बोर थ्योरी, तो बोर थ्योरी में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम कक्ष में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्ष में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बताए थे कि प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा में कितना होगा। ये उनमें क्या थी, कमियां थी, ये भी रदरफोर्ड बताए नहीं थे। तीसरा दोष था कि नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण का बल है, तो इन दोनों के बीच के आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए कौन सा बाह्य बल कार्य करता है, ये भी रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय सिद्धांत में नहीं बतलाया। ठीक है। अगला दोष है कि जब नाभिक इलेक्ट्रॉन के चारों वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं तो इनको कोई भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के दरमियान में इसको ऊर्जा चाहिए, और इसको ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है ये भी रदरफोर्ड अपने नाभिकीय सिद्धांत में नहीं बताया। तो ये सब रदरफोर्ड का क्या था, दोष थी, है ना। इसके बाद आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सब देखो, जैसे कैसे पढ़े थे कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो ये परमाणु संख्या कहते किसे, परमाणु संख्या है कि परमाणु संख्या कहते किसे है। तो समझिए इसकी एक परमाणु संख्या क्या होता है कि किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में होता है प्रोटॉन, है ना, कि किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन होगा वही उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगा। किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कही जाती है। समझ में आया। जैसे देखिए हमने लिखा कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। परिभाषा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कही जाती है। इसे हमेशा जेड से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है, जेड से सूचित करते हैं। और परमाणु संख्या को जो हमेशा जो है बाएं भाग में नीचे की ओर लिखा जाता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है और ये लिखा कहाँ जाता है, तो तत्व के बाएं भाग में नीचे की ओर लिखा जाता है। तो परिभाषा हो गया कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक फॉर्मूला ये भी होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला आ जाता है कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ
प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि जब एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ई लिख दिया हमने जेड, अब प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि जेड बराबर पी बराबर ई। समझ रहे, जेड बराबर पी बराबर ई हो सकता है। यहाँ देखिए ये मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है माना, तो परमाणु संख्या कहाँ लिखाता है, यहीं पर है ना। तो ये हो गया क्या, किस ये आपको हो गया एलिमेंट, कोई तत्व है ये, मतलब माने एक्स कोई तत्व नहीं है, मैंने माना। और ये जेड क्या है इसका, एटॉमिक नंबर, या फिर हम ऐसे लिखते हैं इसमें सोडियम ये 11, तो ये क्या हो गया, सिंबल ऑफ सोडियम, ये सोडियम का क्या है, संकेत है। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का क्या है, ये परमाणु संख्या है ना, समझ गए। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कही जाती है। तो देखिए एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह फॉर्मूला क्या होता है कि जेड बराबर पी बराबर ई। तो यहाँ मान लिया एक्स कोई एलिमेंट है और जेड उसकी क्या है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बाएं भाग में नीचे की। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिखिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर माना कि हमने लिखा सोडियम परमाणु संख्या 11, तो इसके लिए जेड बराबर कितना होगा, 11। तो सोडियम में प्रोटॉन कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 होगा। अगर हमने लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम में जेड बराबर कितना है, 20। पी बराबर कितना है, और ई बराबर कितना है, 20। अगर हमने लिखा जेडन, तो जेडन में जेड बराबर कितना हो जाएगा, 30। और उसके बाद पी बराबर कितना हो जाएगा, 30। और ई बराबर कितना हो जाएगा, 30। हमने लिखा आयरन 26 होता है, इसका 30 होता है। तो इसमें जेड बराबर 26, पी बराबर 26 और ई बराबर 26। तो ये जो जेड बराबर पी बराबर ई फॉर्मूला लगता है, ये सिर्फ लगेगा आपको उदासीन में, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पर चार्ज हो तो बढ़ता या घटता सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, उसके परमाणु चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ता है, ना तो प्रोटॉन बढ़ेगा और नहीं तो उसका कभी परमाणु संख्या बढ़ता है। जैसे हमने लिखा सोडियम, सोडियम पर एक पॉजिटिव दिए, ठीक है, तो ये धनायन है। तो धनायन है तो किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया होगा ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर कितना हो जाएगा, इसका 11 ही रहेगा। पी बराबर कितना हो जाएगा, 11 ही रहेगा। लेकिन ई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अगर हमने लिखा ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव है, तो इसके लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 10 में हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट पर निगेटिव है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो पहले से तो इसका परमाणु संख्या 8 है, ये है तो 8 था, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, जिसके कारण इसमें कितना हो गया, 10। तो जेड बराबर पी बराबर ई जो फॉर्मूला है सिर्फ उदासीन परमाणु पर लगेगा, धनायन और ऋणायन पर काम नहीं करता है। समझे ये।
धनायन में कैसे 10 हो गया? क्योंकि एक पॉजिटिव लगा, इसका मतलब हो गया इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया। तो त्याग किया तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा ना। तो पहले से इलेक्ट्रॉन कितना था? 11, तो अब क्या हो गया? 10। एक पॉजिटिव लग गया और इस पर क्या है? ऋणावेशित है। ऋणावेशित का मतलब क्या होगा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। तो ग्रहण किया तो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ई बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? इसी में क्वेश्चन पूछता है कि यदि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो, ठीक है, यदि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 19 से होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 19 ही होगा, है ना। अगर हमने चेंज कर दिया कि यहाँ पर लिखे फास्फोरस और फास्फोरस पर कर दिए 3 निगेटिव, तो 3 निगेटिव है तो इसके लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा? 15 होगा। परमाणु संख्या फास्फोरस का 15 और पी बराबर कितना हो जाएगा? 15 ही होगा। और ई बराबर कितना हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। जिसके का इस पर निगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? बढ़ गया। कोई दिक्कत? समझ गए? छाप दीजिए। देखिए बैठाते हैं, बैठावे। देखिए आगे इसके बाद है मास नंबर, हिंदी में कहते हैं पिंड संख्या, ठीक है। मास नंबर ध्यान रखिए। अब समझिएगा कि मास नंबर क्या होता है। तो किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या क्या होता है? P+N, ये नाभिक में होते हैं। तो किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की सम्मिलित संख्या को ही द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कही जाती है। पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर है परमाणु संख्या, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? मास नंबर। समझ रहे? कि ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा? मास नंबर बन जाएगा। इसे हमेशा ए से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं और मास नंबर को ए से सूचित करते हैं। इसे तत्व के बाएं भाग में नीचे की ओर ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे की ओर लिखते हैं परमाणु संख्या और ऊपर की ओर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। जैसे देखिए हमने क्या लिखा? मास नंबर। तो मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही बात है। मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? P+N। एक फॉर्मूला मास नंबर निकालने का ये हो गया कि ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? P+N। अगर हम जानते हैं चूंकि Z बराबर P बराबर E, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब Z बराबर P बराबर E, जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ अगर उदासीन कोई परमाणु होगा तो उदासीन परमाणु में क्या लिख सकते हैं कि P के जगह हम Z भी लिख सकते हैं, Z के जगह क्या लिख सकते हैं? E भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में P, Z, P, E सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर हमको न्यूट्रॉन्स निकालना है किसी भी तत्व में, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या कर देंगे? A माइनस P करेंगे? नहीं कर सकते हैं? न्यूट्रॉन्स में निकल जाएगा A- P। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन घटा देंगे। या तो N निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? A-Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z बराबर P बराबर ही होता है। नहीं लिख सकते? Z लिख सकते हैं। या फिर N निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? A-E भी कर सकते हैं। कब? जब परमाणु उदासीन रहेगा तब। ये उदासीन रहेगा तभी काम करेगा, उदासीन नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो क्या परिभाषा हो गया कि किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स की सम्मिलित संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कही जाती है या पिंड संख्या कही जाती है। तो जिसे
ए से सूचित करते हैं, इसे हमेशा बाएं भाग में नीचे की ओर लिखा जाता है। लिख लिए? आगे देखिए। अब देखिए मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है, ठीक है, x कोई क्या है, एलिमेंट है, तो z यहाँ पर लिखा जाता है नीचे में, और a कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। तो यहाँ क्या हो गया कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला, मास नंबर। समझ गए? छाप दीजिए। क्या बोलती है? बोलती है रील बनाई। हाँ, यह देखो। अब देखिएगा, हमने लिखा सोडियम। अब सोडियम की परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23 होता है। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले Z बराबर क्या लिखे, 11। P बराबर क्या लिखे, 11। E बराबर क्या लिखे, 11। N बराबर क्या लिखे, 23 होगा, 12 हो जाएगा। अरे ऊपर से नीचे घट जाएगा, नहीं घटेगा। 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, NuCl, न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना परमाणु संख्या होता है ना, उसके आगे सिर्फ प्लस लगा दीजिए, प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हमने लिखा आयरन, आयरन लिखे 26 और 56। तो बताइए इसके लिए Z बराबर कितना हो जाएगा, 26। P बराबर कितना हो जाएगा, 26 है। यहाँ देखो, E बराबर कितना हो जाएगा, 26। N बराबर कितना हो जाएगा, 30। और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज प्लस 26। और इसमें A बराबर कितना हो जाएगा, मास नंबर 56 हो जाएगा। मास नंबर कितना है, 56 है। हमने लिखा एल्युमिनियम, ये हो गया 13 और ये हो गया 27। तो इसके लिए पहले Z बराबर 13, A बराबर 27, P बराबर 13, E बराबर 13, और N बराबर 14 हो जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज NuCl, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा +13। एक और ले लेते हैं हम, कैल्शियम 20 और 40। तो इस पर सब न्यूमेरिकल हो गया। यदि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और उसका द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाले। इसका न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। इसके लिए हम Z बराबर कितना हो जाएगा, 20। P बराबर कितना हो जाएगा, 20। E बराबर कितना हो जाएगा, 20। N बराबर कितना हो जाएगा, 20 है ना होगा। A बराबर कितना हो जाएगा, 40। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बराबर +20। यहाँ तक समझ गए? लिख लीजिए।